साथियों नमस्कार। मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल RK स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। तो उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था की विशेषताएं। तो प्लीज़ आप इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, वर्ग 2, UPTET, CTET एवं महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के लिए। तो प्लीज़ आप इसे अंत तक जरूर देखिए और यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आप लोगों तक सूचना पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक किशोरावस्था की विशेषताएं। तो आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए और नोट भी करते चलिए। तो सबसे पहली विशेषता देखते हैं। नंबर 1, नया जन्म का काल। तो नया जन्म का काल ऐसा मानने वालों में स्टैनले हॉल महोदय प्रमुख थे। स्टैनले हॉल महोदय जी कहते हैं कि किशोरावस्था नए जन्म का काल है। नंबर 2 देखें, दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल। ऐसा मानने वाले भी स्टैनले हॉल महोदय ही हैं। ये मैंने आप लोगों को अगली वीडियो में इस परिभाषा के बारे में भी बताया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोगों को याद रखना है कि दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष का काल स्टैनले हॉल महोदय के अनुसार है। आगे देखें नंबर 3। तो नंबर 3 में परिवर्तन का काल। तो इसे परिवर्तन का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि किशोरावस्था में जो शरीर में परिवर्तन होते हैं वो सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं, अर्थात शरीर के अंदर शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे आवाज़ का चेंज होना। इसी तरह के परिवर्तन जैसे दाढ़ी मूछों का आना आदि विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हैं, इन्हीं परिवर्तनों के कारण इस अवस्था को परिवर्तन का काल कहा जाता है। नंबर 4 में देखें, जीवन का सबसे कठिन काल। तो ये परिभाषा मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी याद करवाई थी। तो जीवन का सबसे कठिन काल होता है किशोरावस्था होती है, और किसके अनुसार होता है? A.V. किलपैट्रिक महोदय के अनुसार होता है। आगे देखें नंबर 5। तो नंबर 5 में है समान सेवा की भावना। तो समान सेवा की भावना आप किस तरह से याद रखेंगे? तो इसको इस तरह याद रखेंगे कि जो किशोरावस्था का बालक होता है वो विभिन्न प्रकार की समान सेवा में लगा रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं किशोरावस्था का बालक विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में स्वीकृति प्रदान करने लगता है, उनमें सहयोग करने लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था के बालक में समान सेवा की भावना पाई जाती है। आगे देखें नंबर 6, परवर्ती अवस्था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि परवर्ती अवस्था किस अवस्था की विशेषता है? तो परवर्ती अवस्था किशोरावस्था की विशेषता है। आगे देखें आप लोग नंबर 7। तो समस्याओं की आयु या उलझन की अवस्था। तो समस्याओं की आयु या उलझन की अवस्था किसे कहा जाता है? तो समस्याओं की आयु या उलझन की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक विभिन्न प्रकार के संघर्ष, विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं और भविष्य के प्रति अपनी सपनों में, कल्पनाओं में खोया रहता है, इसीलिए इसे उलझन की अवस्था कहा गया है। आगे देखें नंबर 8, विशिष्टता की खोज का समय। विशिष्टता की खोज का समय। तो जो किशोरावस्था का बालक होता है वो विशिष्ट की खोज करता रहता है, इसलिए इसे विशिष्टता की खोज का समय कहा गया है। आगे देखें नंबर 9, पीढ़ियों में अंतर करने के कारण वैचारिक मतभेद। तो जो किशोरावस्था का बालक होता है वो भविष्य के प्रति सोचता है, अपने सपने सोचता है, दिवा स्वप्न देखता है और भविष्य के प्रति अपनी कल्पना करता है। लेकिन जो वृद्धावस्था के लोग वो लोग अपने अतीत के बारे में बताते हैं कि हमारे समय में ऐसा होता था, हमारे समय में वैसा होता था। तो इन्हीं दोनों बातों के कारण उनके आपस में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। इसी कारण से पीढ़ियों के अंतर करने के कारण वैचारिक मतभेद की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। आगे देखें नंबर 10, आकस्मिक विकास या त्वरित विकास की अवस्था। तो इसे भी आप इस प्रकार से समझ सकते हैं
ये मैंने पिछले में आप लोगों को सिद्धांत भी बताया था कि आकस्मिक विकास या तुरंत विकास का सिद्धांत। तो जो किशोरावस्था में विकास होता है वो अचानक से या एकाएक होता है, इसलिए ही इसे आकस्मिक विकास या तुरंत विकास की अवस्था कहा जाता है। नंबर 11 में नोट कर लें आप लोग, अमूर्त चिंतन की अवस्था। तो अमूर्त चिंतन की अवस्था इसे क्यों कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो अमूर्त चिंतन की अवस्था इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय बालक का जो चिंतन होता है वो तार्किक होता है। पहले जो बालक चिंतन तो करता था लेकिन वो मूर्त चिंतन करता था, अर्थात बालक तार्किक चिंतन नहीं करता था। बालक का जो चिंतन होता था वो तर्कहीन होता था, और अब किशोरावस्था में बालक तर्कपूर्ण चिंतन करने लगा है, इसीलिए इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। नंबर 12 देखें, स्वर्णकाल या गोल्डन एज। तो यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। तो स्वर्णकाल जो कहा जाता है वो कहा जाता है किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था ही एक ऐसी अवस्था है, ऐसा स्वर्णकाल है कि इस अवस्था में यदि बालक को सही दिशा दे दी जाए तो बालक भविष्य में जरूर सफल होता है, क्योंकि इस समय बालक के अंदर एक ज्वार आता है और उसको एक निश्चित धारा की ओर मोड़ दिया जाए तो बालक जरूर सफल होता है। तो इसीलिए इसे स्वर्णकाल या गोल्डन एज कहा जाता है। आगे देखें नंबर 13, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति, विषमलिंगी आकर्षण। तो जो हमारी किशोरावस्था होती है इस समय काम प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है और विषमलिंगी आकर्षण होता है, अर्थात किशोर किशोरियों की ओर और किशोरियां किशोरों की ओर आकर्षित होते हैं। नंबर 14 देखें, बसंत ऋतु। तो यहाँ से भी प्रश्न आया है, बसंत ऋतु किसे कहा जाता है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। तो बसंत ऋतु किशोरावस्था को कहा जाता है। आगे देखें नंबर 15, दिवा स्वप्न की अवस्था। तो इस समय का जो बालक होता है वो चिंतनशील एवं कल्पनाशील होता है, वो भविष्य के सपने संवारता रहता है। कभी कभी मन में बैठे बैठे ही वो बहुत कुछ सोचने लगता है, जिसे ही दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति कहा जाता है। नंबर 16 देखें, समायोजन का अभाव। तो इस समय बालक में समायोजन की बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि बालक तुरंत ही बहुत कुछ बनने का सोचता है। इसी कारण से वो परिवार एवं समाज से शीघ्र समायोजन नहीं कर पाता, उसे अपना कुछ अलग स्थान चाहिए होता है। तो इस कारण से इसकी एक विशेषता है समायोजन का अभाव। अगला देखें नंबर 17, व्यवसाय की चिंता। तो जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था का बालक अपने व्यवसाय की चिंता भी करने लगता है, इसलिए एक विशेषता है कि व्यवसाय की चिंता, कि भविष्य में हम कौन सा क्या व्यवसाय करेंगे। आगे देखें देशभक्ति की भावना। तो जो किशोरावस्था का बालक होता है इसमें किशोर के अंदर देशभक्ति की भावना आने लगती है। आप लोग ने देखा होगा खुदीराम बोस जैसे देशभक्त इसी अवस्था में हुए हैं। तो इसे देशभक्ति की भावना की अवस्था या किशोरावस्था में कह सकते हैं कि देशभक्ति की भावना पाई जाती है। आगे देखें नंबर 19, चहुमुखी विकास। तो किशोरावस्था में चहुमुखी विकास होने लगता है। 20वां देखें संवेग स्तर। तो इस समय जो संवेग होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, वो अस्थिर होने लगते हैं। नंबर 21, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा। जो किशोरावस्था का बालक होता है वो स्वयं आत्मनिर्भर बनना चाहता है और वो किसी दूसरे पर डिपेंड रहना नहीं चाहता। तो इसीलिए कहा गया है कि आत्मनिर्भर बनने की इच्छा। और नंबर 22 में देखिए, वीर पूजा की प्रकृति, अर्थात बालक किसी वीर को, जैसे ज़्यादातर बालकों के आदर्श भगत सिंह माने जाते हैं, तो किसी न किसी वीर को, कुछ के बिरसा मुंडा होते हैं। तो ज़्यादातर जो बालक होते हैं, किशोर बालक होते हैं, वो क्या करते हैं, वीर पूजा की उनमें प्रकृति पाई जाती है, अर्थात वो किसी वीर को अपना आदर्श मानते हैं। इसके अलावा और भी किशोरावस्था में बहुत सी विशेषताएं पाई जाती हैं। किशोरावस्था का जैसे बालक होता है तो वो अपने शरीर का प्रदर्शन करता है, बालिकाएं होती हैं तो वो अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करते हैं, सजने संवरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सी विशेषताएं थीं, लेकिन आप लोगों को मैंने
जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं, जो परीक्षा उपयोगी थी, वो मैंने आप लोगों को सभी क्रम से बता दी हैं। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर ली होंगी, और यदि नोट नहीं की हैं तो एक बार पुनः वीडियो का रिवीजन कर लें। और साथियों, आपको इस वीडियो को देख कर कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो वो आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि मनोविज्ञान की एक पूरी सीरीज आनी है, तो आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। कल आप लोगों की सेवा में अगला वीडियो दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।